Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Bahria University, Karachi, Refa Public Policy Institute, Islamabad, AERC, University of Sialkot, and Center of Peace and Development, I welcome you all in the third budget advocacy session. As you all know that we already conduct two different budget sessions in the past relating manufacturing and export sector, and the second session is based on agriculture and services sector. Today, we are trying to communicate all the proposals of chambers, industries, academic experts to our respected parliamentarians. And before we start the session, I want to introduce my respectable guest. Today, we have three distinguished guests with us. Our first guest is Ms. Noreen Farooq. She is the MNA from Pakistan Tehreek-e-Insaf. Our second guest, Ms. Zubaida Jalal, Minister of Defence Production, representing Balochistan Awami Party. And our third guest of the evening, Dr. Samina Matloob, MNA from Pakistan Muslim League Nawaz. Now I invite Dr. Rashid Aftab, Director of Refa Public Policy Institute, Islamabad, to highlight the budget brief. Over to you, Dr. Rashid Saab. थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ मैडम नौरीन फारूक इब्राहिम साहिबा का, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा भी, और जुबैदा जलाल साहिबा भी वो हमें ज्वाइन कर लेंगी। मिनिस्टर साहिबा इस टाइम एक मीटिंग में है वहाँ पर कोयटा के अंदर, और जैसे वो फारिग होती है उनका मैसेज आया है कि शी इज गोइंग टू ज्वाइन अस। आज का प्राइमरीली ये जो सेशन है, मैं आपसे अर्ज करूं कि हम लोगों ने एक कंसोर्शियम बनाया है पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का, बैंक्स का, और इसका मकसद ये था कि ख़ास तौर पे कोविड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जो मुख्तलिफ इकोनॉमीज के सेक्टर्स हैं उनकी सेक्टोरल एनालिसिस करें, नंबर वन। और इसके अलावा हमने दो प्री बजट सेशंस किए बजट के आने से पहले, जस्ट बिफोर द बजट्स, और जो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे सेशन हुए उसके अंदर जो उनको बजट से रिलेटेड चीजें थी और गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी उन सेशंस में डिस्कस हुआ, और तकरीबन 10 के करीब सेशंस हुए जिसमें 2 डेडिकेटेड थे प्री बजट सेशंस। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बजट आ गया है। जहाँ तक बजट की स्टैटिस्टिक्स हैं वो इस टाइम आपके हमारा जो फिस्कल 2020 एंड 21 का जो बजट का वो तकरीबन उसका वॉल्यूम 7.137 ट्रिलियन है, जिसके अंदर 60% जो बजट है वो डेट सर्विसिंग और डिफेंस के ऊपर खर्चा है। डेवलपमेंट बजट हमारा, जिसको हम पीएसडीपी बजट कहते हैं, प्राइमरीली ये वो बजट होता है जो कि हमारी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट अंडरटेक करती है। वो तकरीबन 650 बिलियन है, और जिसके अंदर 72 बिलियन जो है ना एलोकेट किया फॉर अदर एक्सपेंडिचर। जो डिफेंस का बजट है वो तकरीबन 2 ट्रिलियन के करीब है, 29%, और जो डेट सर्विसेज का है जो कि 41% है वो तकरीबन 2.946 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन के का। जहां तक बजट के सेलिएंट फीचर्स हैं, इसके अंदर कुछ इंडस्ट्रीज को केमिकल्स हैं जिसमें लेदर्स हैं, टेक्सटाइल है, रबर है, फर्टिलाइजर्स हैं, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कस्टम ड्यूटीज। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल की एग्जम्पशंस तकरीबन 20,000 आइटम्स के ऊपर दी गई है। जो कस्टम ड्यूटी है जो कि ऐसी गुड्स जो कि इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उनकी रिड्यूस कर of 20%, 16%, 11%, 3%, 11%, 3% के करीब on that raw material। रिटेलर्स को फैसिलिटेट किया है गवर्नमेंट ने तकरीबन ड्यूरिंग द सेल टैक्स, और वो 14 से 12% कर दिया गया है। रेस्टोरेंट्स इस पिछले 3 महीने के अंदर बहुत सीरियस उनको बिजनेस इफेक्ट हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने अप्रैल से सितंबर तक का उनको जो टैक्स एडवांटेज दिया है
वो 1.5% से 0.5% फॉर 6 मंथ्स दी है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स की जो है उसके ऊपर सेल टैक्स को रिड्यूस किया गया है। जो इन्हांस किया गया है टैक्सेस, वो जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह है ऑन द इंपोर्ट ऑफ सिगरेट, सिगार्स वगैरह, जो कि 100% कर दी गई है फ्रॉम 65%। एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर भी 13% से इंक्रीज करके 25% कर दिया गया है। सप्लीमेंट्स फॉर द चिल्ड्रन, एक अच्छा इनिशिएटिव किया है गवर्नमेंट ने, जो इसके अंदर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि जो भी जो सप्लीमेंट्स हैं चिल्ड्रंस के या जेनेटिक प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करते हैं, उनको ड्यूटीज और इंपोर्ट टैक्स से निकाल दिया गया है। कोविड किट को और कोविड और कैंसर के किट्स को हर किस्म की ड्यूटीज और टैक्सेस से निकाल दिया गया है। विद होल्डिंग टैक्स को रिमूव किया गया है टू कलेक्शन ऑफ एडवांस टैक्स on education related expense, tax on steel melters and composite units, withholding balance under pension funds, advance tax on functions and gatherings, advance tax on dealers, commissions, agents and architects, advance tax on the tobacco. ये चंद जो salient features हैं बजट के वो मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा अरूज से फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी कि वो हम जो इस जो हम लोगों की यूनिवर्सिटीज का जो कंसोर्शियम डेवलप हुआ था, और इन परसुएंस ऑफ दैट कंसोर्शियम हम लोगों ने कोविड एरा के अंदर एक्सटेंसिव टेक्निकल सेशंस, ऑब्वियसली वो वर्चुअल सेशंस थे जिसमें relevant स्टेक होल्डर्स से शामिल हुए, रिस्पेक्टिव चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज थे, मैन्युफैक्चरर थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग थे, एसएमई से रिलेटेड लोग थे, एकेडमिशियंस थे, इकोनॉमिस्ट थे, बिजनेस एनालिस्ट थे। उनकी जो डेलिब्रेशंस हुई और एक कॉम्प्रिहेंसिव लोगों ने रिकमेंडेशंस की, तो उसकी एक समरी रिव्यू के लिए जो है ना ऑडियंस से शेयर कीजिए। उरूज। थैंक यू सर। मैडम, सबसे पहले जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन ऑब्वियसली जो कि करंट नीड ऑफ द टाइम है, आपको खुद भी आइडिया होगा इस चीज़ का कि सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमारी डिस्कशन हुई है कि किसी भी फील्ड का, किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो पहली नीड हमारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर कंट्रीज लाइक अस, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तो हम डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, डिस्टेंस डायग्नोस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम की डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इन द डेवलपिंग नेशन हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है कि इंटरनेट एक्सेस, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें चाहिए वो आईसीटी फैसिलिटी चाहिए। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो इंडस्ट्रीज की तरफ से स्पेशल नीड थी कि हमें साइबर पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, रेगुलेशंस डेवलप करने पड़ेंगे ताकि इन चीज़ों को हम अडॉप्ट कर सकें। अब जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो पहली जो एजुकेशन सेक्टर से जो करंटली हम भी एक चीज़ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर को सबसे ज़्यादा नीड है कि ऑब्वियसली हमारे कुछ एरियाज खासकर बलूचिस्तान के इंटीरियर केपीके के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली जब इंटरनेट का एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा तो पॉलिसी मेकिंग या जब तक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते तो इस तरह से हमारे पास एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए इंडिया ने एक अपनी पॉलिसी बनाई हुई है कि उन्होंने बाकायदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू काम वो करें, टेलकोज कंपनीज के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन है और उन्होंने जो है वो बेसिकली हॉटस्पॉट के पॉइंट्स बनाए हुए छोटे छोटे गाँव के विलेजेस के एरियाज के अंदर। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि अगर हम इन गाँव और जो स्मॉल विलेजेस हैं वहाँ पर अगर हम इस तरह के हॉटस्पॉट पॉइंट्स बना लें तो स्टूडेंट्स उस एरियाज में जाके और एक्सेस कर सकते हैं इन फैसिलिटीज़ को, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है इसमें दो बेसिक रिकमेंडेशन थे। तो ये कि हेल्थ सेक्टर का बजट ऑब्वियसली आपको मालूम है कि बहुत कम है। करंट सिनेरियो ने हमें रियलाइज कराया कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर कितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हमें नीड है। तो यहाँ पर हेल्थ सेक्टर का ना सिर्फ बजट बढ़ाया जाए बल्कि इसको भी हमने कन्वर्ट करना है डिजिटलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये आ रहा है कि हमारी जितनी भी चीज़ों की हम एनालिसिस करते हैं वो बेस करती है हमारे डाटा के ऊपर। हमारे पास जो हमारे डिफरेंट इकोनॉमी के जो सेगमेंट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। इंटरकनेक्टेड ना होने की वजह से हमारा डाटा शेयरिंग में ही नहीं आता। जब डाटा शेयर नहीं होता
ऑब्वियसली उससे रिलेटेड हम कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बना सकते। तो डेटा शेयरिंग एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसको हमने रिड्यूस करना है। तो इसके लिए बल्कि बाकायदा जो बड़े हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं, वो यही डाटा वर्ल्ड बैंक के साथ शेयर करते हैं, जो कि फ्यूचर में वर्ल्ड बैंक की तरफ से डाटा हमसे शेयर होकर आता है। तो यही डाटा विद इन पाकिस्तान अगर शेयर होता है तो ये पॉलिसी मेकिंग में हमारे हेल्प आउट कर सकता है। तो गवर्नमेंट की एक प्रॉपर पॉलिसी हो जिसके थ्रू तमाम जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बाउंड हो के अपने डाटा की शेयरिंग करेंगी। दूसरी चीज ये कि आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैन्युफैक्चरिंग साइड से हमारे पास सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन आई, वो सबसे ज्यादा जो है वो एसएमईज के हवाले से थी कि एसएमईज के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनके लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम अनाउंस की है, लेकिन लोगों को रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है वो विदाउट एनी कोलेटरल जो है अनाउंस किया कि जो एसएमईज हैं उनको एक पर्टिकुलर लिमिट तक लोन्स की प्रोविजन होगी, जो स्मैडा के थ्रू ऑपरेट हुआ है। लेकिन लोगों को उन लोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, लोगों का एक्सेस नहीं है, क्योंकि बैंक्स काफी रिलक्टेंट हैं उस स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पॉलिसी जो है वो लोन की प्रोविजन के लिए। तो उससे पॉलिसी मेकिंग जो है इनफ नहीं है, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। तो आपस में कोऑर्डिनेशन हो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की, ताकि इन रियल जो है वो फैसिलिटी एसएमईज तक पहुंच सके। इसके अलावा एसएमईज का एक बहुत ज्यादा उनका जो है वो ये था कि जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, वो अगर आपको लोकल कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है तो उसके लिए ऑलमोस्ट उन्होंने कहा 12 to 13 जो है हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, जिसको फुलफिल करने के बाद आप वर्किंग कैपेसिटी के अंदर आते हैं। तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कॉस्ट को बढ़ा रहा होता है, तो ऑब्वियसली इससे प्रायोरिटी है, इनकॉम्पिटिटिव होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसके लिए जो है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया रहा है जिसमें हम जो है वो एसएमईज की डॉक्यूमेंटेशन को कम करें, और अब वो एसएमईज जो कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस में काम कर रही है यानी एक्सपोर्ट्स में बोल रहे हैं। तो आई डोंट बिलीव, मुझे खुद भी यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान में डिफरेंट लाइसेंस और लेवीज को अगर हम अप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 126 टाइम्स लाइसेंसिंग की और डिफरेंट तरह की लेवीज की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद वो प्रोग्रेस के अंदर आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा, इसको हमने जो है वो रैशनलाइज करना है इसको, ताकि जो है वो ओवर डॉक्यूमेंटेशन से प्रॉब्लम ना है। इसके अलावा एसएमईज को जो लोन्स की प्रोविजन का क्राइटेरिया है, जो डॉक्यूमेंटेशन की नीड है उनको, वो भी उनको काफी प्रॉब्लम कर रहा है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि बजाय इसके कि हम बैंक्स के थ्रू तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करें, इस प्रोसेस को फास्ट करने का बेहतर तरीका ये है कि हम एफबीआर से इसको लिंक कर दें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, क्योंकि टैक्स कलेक्शन वो करता है, टैक्सेस की ये लोग पेमेंट करते हैं, एनटीएन होल्डर्स हैं, दायरे के फाइलर्स हैं, तो एफबीआर के पास सारा डाटा ऑलरेडी मौजूद है। तो नए सिरे से डॉक्यूमेंटेशन की नीड है। आपका टैक्स का रिकॉर्ड वहां पर, टैक्स के रिकॉर्ड को देखते हुए अगर उनको लोन प्रोसेस कर दिया जाए तो वो काफी इजी हो जाएगा उनके लिए, और गवर्नमेंट के लिए कोई रिस्क भी वहां पर इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एसएमईज के अंदर जो है वो खास तौर पे जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की नीड के बारे में बहुत ज्यादा हमारे पास जो इन्फोर्स किया गया कि सालों से इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम हो रहा है, लेकिन हमारी स्टिल कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑब्वियसली ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में, क्राइसिस के अंदर सपोर्ट के लिए होती है। जब आपके पास पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसका सपोर्ट ऑब्वियसली कैसे पॉसिबल हो सकेगा। इसके अलावा हमारे पास एक एसएमई से रिलेटेड ही हमारे पास जो है वो एक खास तौर पर उन्होंने नीड की थी कि हमारे पास जो है वो जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, 18th अमेंडमेंट के बाद हर प्रोविंस को राइट है कि वो अपने टैक्स कलेक्शन खुद करता है, और फेडरल गवर्नमेंट के अलग जो है वो एरियाज हैं। तो लेकिन हमारे पास जो टैक्स नेट और टैक्स की जो प्रोविजन है, हम टैक्स नेट को जो है वो स्टैंडर्डाइज करें, उसको रैशनलाइज करें, ताकि एक ही हेड के अंडर जो है वो भले हर सूबा अपना चार्ज करे, लेकिन टैक्स का रेट और टैक्स के जो नेट है वो टैक्स के और जो टैक्स बेस है वो सबकी कॉमन होनी चाहिए, ताकि लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स ना आए। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के हवाले से हमारे पास काफी सारी रिकमेंडेशन थी कि एग्रीकल्चर ऑब्वियसली फूड प्रोविजन कर रहा है, हमारा मेजर सेक्टर है, और हम कहते हैं पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो वहाँ पर हमारे पास एग्रीकल्चर हमारा बहुत कम है। एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट काम करे। इसके अलावा वो मशीनरी जो कि फ्रोजन जो आपके पास जो है वो अरेंजमेंट जो फ्रोजन फूड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर, उसके ऊपर गवर्नमेंट ड्यूटीज को तकरीबन खत्म करे, ताकि जो है वो हमारी चीजें ईजी हो जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पोर्ट्स पे स्कैनिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से रिपीटेडली हर जगह पर बार बार हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं वो अनपैक होते हैं फिर पैक होते हैं, जिससे हमारे फूड की क्वालिटी खराब हो जाती है और मार्केट में उस पर इसकी जो है वो वर्थ नहीं रहती। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए स्कैनर्स लगाए जाएं, ताकि वो बार बार खोले ना जाए, बल्कि स्कैनर्स के थ्रू उनको स्कैन कर लिया जाए और ये प्रॉब्लम उनकी रिजॉल्व हो जाए। इसके अलावा टैक्स में ऑब्वियसली इनकी जो है वो
टैक्स रिबेट की भी इन्होंने जो है वो रिक्वायरमेंट की कि टैक्स रिबेट होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कि जो कि हमारे पास जो फेडरेशन की तरफ से आया कि हमें एक ऐसी सेंट्रलाइज बॉडी बनानी चाहिए जो कि जिसमें आपकी इकोनॉमी के हर लीडिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाले लोगों, चाहे वो अकेडमिया हो, मिनिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे आपके पास जो है एसएमईज हैं, बेसिकली जिसको हम कह रहे हैं कि हम ट्रिपल हीलिक्स मॉडल को फॉलो करें, जहाँ पे अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो अकेडमिक्स है वो तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो, ताकि जब तक आपस में म्यूचुअली ये लोग सिट डाउन जो है वो नहीं करते, साथ में बैठेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली पॉलिसी रिकमेंडेशन उस स्टैंडर्ड की नहीं बनती। बहुत दफा होता है कि ऑफिस के अंदर पॉलिसीज तो बन जाती है, लेकिन वो रियल रिफ्लेक्शन नहीं कर रही होती हमारी इंडस्ट्रीज की या हमारे डिफरेंट सेक्टर्स की। तो उसकी प्रोविजन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि कोई ऐसी ऐसी सेंट्रलाइज बॉडी बने जो इन तमाम इदारे के लोगों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, ताकि हम सेंट्रलाइज जो है वो डिस्कशन के साथ एक पॉलिसी बना सकें। थैंक यू सर, ये कुछ बेसिक थी हमारे पास चीजें, वो मैंने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच जनाब। इससे पहले कि मैं मिस नौरीन फारूक इब्राहिम साहिबा को जहमत दूं, चंद क्वेश्चंस जो है ना बड़े पर्टिनेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस बजट, जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। और सिंस मैडम इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी, तो वो बेहतर ऐसे तरीके से मुझे उम्मीद है कि उसको आई अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट के लिए के पास अपने चैलेंजेस होते हैं, फिस्कल स्पेस बहुत लिमिटेड है, लेकिन एक ऐसे सवाल है कि जिसके ऊपर ना रोशनी डालने की मैं गुजारिश करूंगा, इन एडिशन टू आवर सजेशंस ऑलरेडी गिवन बाय मिस्टर अरूज। देखिए जी, बात है कि इस टाइम जो पोजीशन है कि जो एस्टिमेटेड है टैक्स रेवेन्यू, और ये क्वेश्चंस हैं फिस्कल और अकाउंट डेफिसिट के अंदर, जो जो टैक्स रेवेन्यू की एस्टिमेशंस गवर्नमेंट ने की है 2020 एंड 21 की, वो तकरीबन 4,963 या 5,000 बिलियन रुपीस की है। हमें ही देखना, इट सीम्स कि ये बड़ी रियलिस्टिक फिगर है, क्योंकि कोविड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो ये इसलिए भी अनरियलिस्टिक है कि इवन जब लास्ट फिस्कल ईयर था, तो उस टाइम जो है ना टैक्स टारगेट को 2 से 3 दफा रिवाइज किया गया था इन द एब्सेंस ऑफ जो है कोविड, जो कि मे बी द लिमिटेड एफबीआर की कैपेसिटी हो और या फिर टैक्स बेस ना बढ़ा सका हो फॉर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो वॉल्यूम ऑफ जीडीपी है, हुजूम है जो जीडीपी का, वो स्क्वीज हो चुका है इन द लास्ट, और तकरीबन 60 बिलियन यूएस डॉलर के करीब जो कि वो जीडीपी का था वॉल्यूम हमारा 2 साल पहले, तो वो स्क्वीज, वो उसमें 60 बिलियन की कमी हुई है, जिसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज हुई हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मिनिमाइज हुई हैं। थर्ड चीज है कि जो अब जाहिर है कि जो जीडीपी की ग्रोथ की है दिखाई गई है वो नेगेटिव दिखाई गई है। गवर्नमेंट तकरीबन 0.49 और 0.5 की ग्रोथ की बात कर रही है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो तकरीबन 2% नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो जब नेगेटिव ग्रोथ होगी, बिजनेसेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी, तो ये जो ना क्या हम ये टैक्सेस कलेक्ट कर लेंगे, और जबकि हमें जो ना सीरियस चैलेंज मौजूद है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन है और डिवैल्यूएशन हम सबके सामने है, तो ये एजम्पशंस को हमें देखना पड़ेगा कि ये एजम्पशंस रियलिस्टिक हैं या नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एलोकेशन टू द सोशल सेक्टर, पर्टिकुलरली हेल्थ और एजुकेशन और एहसास प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इस टाइम जो कल ही हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन ने बात की है और उन्होंने कहा है कि हमसे कमिटमेंट हुई थी कि 70 बिलियन की एटलीस्ट हमें एलोकेशन होगी, लेकिन 64 बिलियन की एलोकेशन हुई है। इसका मतलब यह है कि इस फिस्कल ईयर में हो सकता है ये, और ये ज्यादातर जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी सैलरीज और ऑपरेशनल कॉस्ट में जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि हम इस पोजीशन में होंगे कि मजीद यूनिवर्सिटियों ऐड करें पाकिस्तान में, जहां पर जो
जो हायर एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो तकरीबन 6% है ऑफ द पॉपुलेशन। बजट हेल्थ को डबल उसको किया गया है, तकरीबन 25 बिलियन, पिछले साल 11 बिलियन था। और आई थिंक कि ये भी अभी भी लो है, कीपिंग इन व्यू जो हमारी फ्रेजाइल सिचुएशन है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की। एहसास प्रोग्राम के अंदर इस दफा 208 बिलियन रुपीस रखे गए हैं, जबकि जो कि अभी अप्रैल के अंदर एहसास कैश प्रोग्राम आया था जो कि इमरजेंसी प्रोग्राम था फॉर द कोविड, उसके अंदर 144 बिलियन थे। तो अब एक तो 144 वहां चले जाएंगे, तो 208 बिलियन इन कॉन्टेक्स्ट हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड से ये पोजीशन हुई है कि हमारा पॉवर्टी हेड काउंट जो है वो 24% से इंक्रीज होकर 33% हो गया है। तो क्या ये रियलिस्टिक है फिगर? जो नेक्स्ट चीज है वो पीएसडीपी के एलोकेशन है। देखिए, होता यह है कि जब इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाती है और वहां पर कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट इनिशिएट करती है मेगा प्रोजेक्ट्स। मेगा प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका फायदा ये होता है उनके साथ तकरीबन 32 से लेके 32 और 40 के दरमियान ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर जो है ना वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। तो जब इतना पीएसडीपी बजट को स्क्वीज होगा तो इसका मतलब है कि कोई मेजर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो सकता है वहां चैलेंज हो। इसके अलावा जो सब्सिडीज जो का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो गवर्नमेंट ने इस दफा सब्सिडीज के हेड के अंदर 179 बिलियन रुपीस रखे हैं, जबकि लास्ट ईयर इसी गवर्नमेंट ने 271 बिलियन रुपीस रखे गए थे। इसका मतलब है कि सब्सिडी जो है ना अब कम कर दी जाती है। अब सब्सिडी का कम का मतलब है कि एनर्जी के अंदर और बाकी एरियाज के अंदर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो कॉस्ट जो बिजनेस की वो इंक्रीज हो जाएगी। जब कोविड है और कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीज हो जाए तो हम कॉम्पिटिटिव कैसे रहेंगे? तो लास्ट बट नॉट लीस्ट के हमें मेरा ख्याल है कि अप्रोच ये होनी चाहिए थी, एक तो नॉन प्रोडक्टिव बजट जो डिफेंस का है उसके अंदर जाहिर है कि हम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो उसको बजाय से जो नॉन प्रोडक्टिव एस्पेक्ट है उसमें कट करते, और ये जो इंटरनेशनल जो लैंडर्स हैं जिनसे हम लोगों ने आईएमएफ और बाकी मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं उनसे किसी तरह निगोशिएट करके 1 ईयर की डिलेड पेमेंट्स करवा देते, ताकि हमें जो ना एटलीस्ट जो ना सांस लेने का मौका मिल जाता। दीज आर माई फ्यू हमल जो ना ऑब्जर्वेशंस। अब मैं गुजारिश करूंगा मिस नौरीन फारूक साहिबा से कि प्लीज, जो कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं और पीटीआई की बड़ी वाइब्रेंट एमएनए हैं और ऑलवेज उनकी बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस होती है, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। प्लीज मैडम। जी बहुत शुक्रिया जी। जो आपका तज्जिया था और मिस उरूज ने भी जो अपना सारी एनालिसिस करके उन्होंने भी बताया, तो मैं तो जी मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एज अ लेमैन मैं आपको बताऊंगी कि जो पीटीआई ने जो बजट पेश किया है, बजट उसका अगर आप एनालिसिस करें ना, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये मैं समझती हूँ कि समझने की ज़रूरत है कि जो गुज़श्ता हुकूमतें थी हमारी, जब पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो उस वक़्त वॉर एंड टेरर के दौरान जो हमारी इकोनॉमी को जो स्ट्रेटेजिक खिदमात के सिलसिले में वेस्ट की तरफ से जो एक मसनूई ऑक्सीजन सी मिल रही थी, तो ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अब प्रेजेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, हमें थॉरली अपने डोमेस्टिक और लोकल रिसोर्सेज पे रिलाई करना पड़ रहा है। अब इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो इकोनॉमी हमें मिली थी जिन मुश्किल हालात में,
इसहाक डार साहब ने डॉलर को 100 रुपए पे रखने के लिए सिर्फ एक साल में 7 अरब डॉलर खर्च कर दिए थे। तो अब इन हालात में जो इकोनॉमी मिली है उसको संभाला देने की पूरी कोशिश की गई है। देखें, पाकिस्तान में जो इंपोर्ट माफिया है ना, ये भी बड़ा स्ट्रांग है। हमारे यहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी इफेक्ट होती रही है, कोई चीज बनी नहीं रही है। अब इस कल्चर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेंज करना चाहते हैं, हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं। अब इस बजट में आप देखें कि हमने लोकल इंडस्ट्री पे कोई टैक्सेस नहीं लगाए, बल्कि इंपोर्ट्स पर किसी हद तक हमने टैक्सेस लगाए हैं। और इन सारे हालात में आप देखें जो करंट अकाउंट जो खसारा है, जो हमारा डेफिसिट है, वो 20 अरब डॉलर था। उसको भी हमने कम करके हम 3 अरब डॉलर पर ले आए हैं। यानी 18-19 महीनों में देखें हमने उसको 3 महीने पे 3 अरब डॉलर पर ले आए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए और हम सरप्लस पे चले जाएं। तो लोकल इंडस्ट्री के हम प्रमोशन जरूर चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तानी को इससे फायदा हो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा रिलीफ दी गई है। ट्रेड डेफिसिट में भी 31% हमने कमी की है। और बात यह है कि तनकीद तो होती है बजट के ऊपर, बजट को क्रिटिसाइज किया जाता है, नामंजूर के नारे भी लगाए गए हैं असेंबली में और हमेशा लगाए जाते हैं। तो प्रोटेस्ट तो करना होता है, लेकिन 1200 अरब रुपए का कोरोना का जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो 1200 अरब का जो कोरोना पैकेज दिया है, उसको भी देखें ना आप लोग कि इन मुश्किल तरीन हालात में हमने इस गैर मामूली हालात में जो कोविड की वजह से सारी इंडस्ट्री तकरीबन देखें लॉकडाउन रही है 2 महीने से। तो जब बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, पैसे की सर्कुलेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पे तो उसका इफेक्ट आना ही है। तो आने वाला टाइम मेरा ख्याल है सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह देखें कि दुआ है कि हम इससे निकल आएंगे। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। और जहां तक ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का इजाफा ना करने की बात है, क्योंकि मैंने सुना कि उनको भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन आप देखें कि दिहाड़ीदार जो तबका है, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको इस वक्त मदद की ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को तो सैलरी तो मिल रही है, अब दिहाड़ीदार बंदा है, अगर उसको पास खाने को नहीं होगा तो ऐसे हालात में हम तनख्वाहों के में इजाफे की किस तरह बात कर सकते हैं। तो इस वक्त हमें एडजस्ट करना होगा। हमारा फोकस बिल्कुल भी तनख्वाहों में इजाफे की बात नहीं है, बल्कि जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त हम उसको रिलीफ देना चाहती है गवर्नमेंट। और ये जो गैर मामूली हालात हैं, मैं समझती हूँ कि इसमें हमें बहुत ज्यादा ये भी देखना है कि हम सेफ भी रहें, हम अपने घरों में भी रहें, और अगर हमें 2 वक्त का खाना मिलता है तो उस पे भी हमें शुक्र करना चाहिए। गो कि ये वो आइडियल बजट नहीं है जो कि होना चाहिए था अगर कोविड नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है ये एक आवाम दोस्त बजट है और इससे बेहतर नहीं हो सकता था। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर गिविंग जनाब बजट के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, या बजट व्हाई द बजट इज अ कॉम्प्रोमाइज बजट अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। आप एक चीज पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगी कि आप समझती हैं कि एफबीआर 5000 बिलियन रुपीस कलेक्ट कर लेगा
in the next fiscal year? जी, मेरा ख्याल है जरूर कर सकते हैं हम, अगर वही बात है कि हम देखें कि इस वक्त हम प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं। अगर इसको प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाए तो यकीनन किया जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब जनवरी की बात है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी और प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत होपफुल थे और उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें सस्ती हो गई हैं और इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी को इससे मदद मिलेगी। और उसके साथ ही उसी वक्त उन्होंने कहा था उस मीटिंग में कि अब देखते हैं कि कोविड के हालात किस तरफ को जाते हैं। और उस वक्त पाकिस्तान में कोरोना का कोई ऐसा कोई असर नहीं था, कोई इतने कोई हम मुतासिर नहीं हुए थे, तो हम उस वक्त काफी होपफुल थे। अब ये तो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, देखें जो ग्राउंड रियलिटीज इस कोविड की वजह से तब्दील हो रही हैं, उसी तरह पॉलिसी भी बन रही है और उसके मुताबिक काम हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये हम कर लेंगे और इंशाल्लाह होगा तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू। एक मैडम जरूर मैं आपसे, आप मौजूद हैं, आप लोगों की सजेशंस देखें, अभी बजट पेश नहीं हुआ है, ये तो अभी बजट मतलब पेश किया गया है, जी आप सही कह रही हैं, तो मुनासिब है अभी ना हम आपकी सजेशंस हम ले सकते हैं और हम जरूर इस पे बहस करेंगे पार्लियामेंट में, तो जरूर आप दीजिए मुझ पे जो भी सजेशंस हैं, वो हम हैं ही इधर इसलिए कि आपकी राय से को आगे तक पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह। मैडम एक उससे पहले कि और स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस करें, देखिए आपके इस बजट के साथ ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो कि इकोनॉमिक सर्वे हर साल जो है ना, बजट होता है नेक्स्ट ईयर की जाहिर है, और इकोनॉमिक सर्वे होता है जो प्रीसीडिंग ईयर्स होता है। अच्छा, जब उसको हम देखते हैं तो हमें जो है ना एक पिक्चर ये नजर आती है कि 2 साल पहले तक जो जीडीपी था 2014 से लेके 2018 या 15 से खास तौर पे, तो जीडीपी हमारा तकरीबन किसी फिस्कल ईयर में 5.8 था, किसी में 5.4 था, इस तरह का जीडीपी हमारा मूव हो रहा था और 4.7 तक था। लेकिन पिछले साल भी आपके सामने है 3.2 की जनाब ना प्रेडिक्शन की थी, लेकिन ऑन रियलिस्टिक टर्म वो बिल्कुल अचीव नहीं हो गई। शट्टू के अब हम जो ना नेगेटिव की तरफ रवां दवा हैं। सो डू यू थिंक ये बड़ा एक बहुत ही सीरियस किस्म का इकोनॉमिक चैलेंज है ऑन द पार्ट ऑफ पर्टिकुलरली ऑन द पार्ट ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट? देखें, चैलेंज तो यकीनन है, लेकिन आप देखें कि हमारी जो आबादी का 25% है, आबादी का 25% हिस्सा गुर्बत की नकीर से नीचे, और अब ये कोविड की वजह से 35% तक चला गया। अब आप देखें कि हमारा जो जिस तरह आप कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम, और बाकी ममालिक जो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनका क्या हाल हुआ है कोविड में, तो कोई मवाजना है नहीं हमारा उनके साथ जो कोविड से हम इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यकीनन ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इनको हमने ओवरकम करने की कोशिश पूरी करनी है, प्रोवाइडेड कि हम इन टाइम इस कोविड के ऊपर थोड़ा काबू पा सकें। अब आप बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर की, तो मैं ये समझती हूँ ज़ाती तौर पर कि आज जो ये हमारे मुल्क में जो हालात हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से और ये इतनी बेहतियाती हुई है, उसकी मेन वजह हमारी मुल्क की आबादी की अवेयरनेस है, क्योंकि बाशऊर लोग ही नहीं हैं, क्योंकि वो तालीम याफ्ता लोग ही नहीं हैं। जिन ममालिक ने इस पे फौरन काबू पा लिया, उसमें एक तो वो उनकी आबादी कम थी, दूसरा वो डेवलप ममालिक थे, और तीसरी बड़ी वजह ये थी कि लोगों ने फौरन इस चीज को समझ लिया, उनके अंदर इतनी अवेयरनेस थी कि हम अगर इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करेंगे तो हम इस वबा से बच सकते हैं। अब यहाँ हालात आपके सामने हैं, जो ही लॉकडाउन में कमी की गई, नरमी की गई, ईद के बाद के हालात आपके सामने हैं। तो यहाँ पर ये चीज बहुत जरूरी है कि हमारी आवाम को तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। लेकिन हर साल आप हमारा बजट देखें, तालीम के लिए हम कितना रखते हैं, फिर हम अपने हेल्थ सेक्टर में कितना रखते हैं, तो ये सारे चैलेंजेस हैं।
और हमें ये समझ नजर भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि गैर मामूली इस वक्त सूरत हाल है, अब उन चैलेंजेस से निपटना जरूरी है, तो सूरत हाल आपके सामने है। थैंक यू। अरूज, कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए। या सिर्फ माइक्स ओपन कर दें स्टूडेंट्स के, जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो फिर क्वेश्चंस फ्लोट कर देंगे। बिल्कुल मैडम। स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और सर मैडम, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है कि काफी टाइम से हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए काम कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बना सकें, लेकिन काफी टाइम गुजरने के बावजूद भी हम सक्सेसफुल नहीं हुए इस काम में। और अभी भी मैं देख रही थी कि बजट का पार्ट हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। तो ऑब्वियसली जब पॉलिसी मेकिंग की ही इसलिए जाती है ताकि क्राइसिस में सपोर्ट कर सके, तो इस पे हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, इसका जवाब तो आपको मिनिस्टर ही दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब में जब हम, जैसा आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा था कि पॉलिसी तो हम बना लेते हैं लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो जिस चीज में कमी आती है हमेशा से, कोई आज हमारी गवर्नमेंट की नहीं, मैं ओवरऑल बात करूंगी कि पॉलिसीज और लॉज तो बेशुमार बन जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है यकीनन। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो ये माफिया है एक बरामदात का, तो उससे भी हमें डील करना है। इसके लिए मैंने खुद भी एक पॉलिसी बनाई थी मजबूत पाकिस्तान की, जिसमें कि और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने प्रेजेंट भी की थी। उन्होंने एग्री भी किया था कि हर 5 चीजें जो हम खरीदेंगे उसमें से 4 मेड इन पाकिस्तान होनी चाहिए, लेकिन यकीनन उसके लिए फिर हमें अपनी इंडस्ट्री को रिलीफ भी देना होगा, लोगों के लिए ऐसे मौके भी बनाने होंगे कि वो इंडस्ट्री खोल सकें, अपनी मेड इन पाकिस्तान अशिया बना सकें। आज हमारी मार्केट्स पे आप देखें कि मेड इन चाइना का पंखा इतना सस्ता है और मेड इन पाकिस्तान का पंखा उससे दुगनी कीमत का होगा, तो क्यों कौन खरीदेगा? तो इन चीजों को हमें देखना है अगर हमें अपनी मेड इन पाकिस्तान चीजों को प्रमोट करना है। मैडम, लेकिन ये जो आपने कहा कि मेड इन पाकिस्तान बहुत अच्छा आपकी इनिशिएटिव है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए अच्छा आपने देखा होगा, अभी लास्ट टाइम हमने गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम भी हुआ था कि पाकिस्तान ने अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो रिड्यूस किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान रैंकिंग में ऊपर आ गया था। लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हमारे पास जो है वो बेसिकली कॉस्ट को मिनिमाइज करने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम रिस्क असेसमेंट एनालिसिस करें। लेकिन हमारे पास जो रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट हुई थी वो लास्ट 2005 में हुई थी। मैंने आपको बताया कि हर प्रोविंस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर डोमेस्टिक ट्रेडिंग या इंटरनेशनल ट्रेडिंग, जो उसके लिए जो कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की नीड है। मैंने आपको बताया कि जब अगर हम डोमेस्टिक ट्रेडिंग करें विद इन अ प्रोविंस तो उसके लिए 13 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं तो 126 लाइसेंसेज हमें पूरे साल में चाहिए होते हैं। इससे हमारी जो है ऑब्वियसली रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो बहुत हाई कॉस्ट हमारी आती है। ज़ाहिर है जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हम प्राइस को कैसे कोट कर सकते हैं लोग, तो कंपेटिटिवनेस के लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ा हर्डल है ये। इसका मतलब है कि रिस्क असेसमेंट हमें दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है हर प्रोविंस को, कि वो मिनिमाइजेशन की तरफ जाएं ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फर्दर रिड्यूस हो सके। बांग्लादेश का एक एग्जांपल हमारे सामने है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट ट्रैक पर उन्होंने काम किया, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है हमसे। इंडिया की एग्जांपल हमारे सामने है। तो ये तो वो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे जो तकरीबन क्लोजली रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स, तकरीबन सेम प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें इस पे भी तो काम करना चाहिए कि हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बने हुए हैं, हर प्रोविंस का भी बना हुआ है और सेंट्रलाइज भी बना हुआ है। तो उस पर हमें इसका मतलब है कि हमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को इस पे काम करने की नीड है। यकीनन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई एग्री विद यू कि रिस्क असेसमेंट और इनके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं ये ज़रूरी हैं बहुत, अगर हम चाह रहे हैं तो इसकी हाँ जी ज़रूरत है, और ये इससे बात भी हम करेंगे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है मैं समझती हूँ उसमें इन चीज़ों को फ़रोग़ देना और इन पे काम करना निहायत ज़रूरी है, एंड इट्स नीड ऑफ द टाइम ऑल्सो, अगर हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है आइंदा चंद सालों में।
तो बिल्कुल सही। इंशाल्लाह ये सारी सजेशंस हैं, मैं लिख रही हूँ साथ और साथ। तो और अपना आई वुड लाइक टू ऐड फॉर उरूज, देखें इसके अंदर जो ना ये आप बात कर रही हैं नॉन टैक्स जो बैरियर्स हैं तो उसके बारे में बात कर रही हैं। इसके अंदर जाहिर है कि जहाँ पे बीओआई का रोल है वहाँ पे बेशुमार नॉन टैक्स बैरियर्स हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के डोमेन के अंदर आते हैं। तो प्राइमरीली ये एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो नॉन टैक्स बैरियर्स हैं उसको मिनिमाइज किए जाएं ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो बेहतर हो सके फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस। डॉक्टर जिब्रान ने हाथ रेज किया है। डॉक्टर जिब्रान प्लीज। इंफॉर्मेटिव आप लोगों की डिस्कशन थी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड कपल ऑफ थिंग्स। जो मैडम नौरीन ने बात की थी, भी अक्सर उनसे मुलाकात तो होती है, लेकिन जो उन्होंने बात की है ना, फंडामेंटली इट सम्स अप एवरीथिंग कि आपका पंखा मेड इन पाकिस्तान महंगा है, मेड इन चाइना जो है वो सस्ता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज। मैं आपको डजन्स ऑफ एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां पे बजट सरप्लस होता है कंट्रीज का, बट दे आर टेरेबल कंट्रीज। आपके हमसाया जो है अफगानिस्तान जो है वो सरप्लस बजट रन करता है, बट इट डज नॉट मीन कि उनकी इकोनॉमी जो है बेहतर है। थोड़ा सा साउथ में जाएं, ईरान जो है सरप्लस बजट रन करता है, सरप्लस करंट अकाउंट डेफिसिट है, बट इट डज नॉट मीन दैट उनकी इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है। At the same time, countries like Japan or USA और भी major economies, they all run their deficit, budget deficit run करते हैं, उनके current account deficit में होते हैं, and they all have 200 plus debt to GDP ratio। ये सारी चीज़ें सर सिग्नल नहीं करती हैं आपकी इकोनॉमी के अच्छे या बुरे होने की। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है that has not been addressed ever, वो एक्चुअल इशू है। अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इकोनॉमी में मसला है, इसका मतलब ये है कि आपकी कम्पिटेटिवनेस में मसला है। वो जो पंखे वाले एग्जांपल है ना, इट फिट्स दैट कि आप। और दूसरी एक फंडामेंटल विच हैज बीन फॉरगॉटन कंप्लीटली कि भाई किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट करने का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है सर, और वो होता है इंपोर्ट करना। इफ यू स्टॉप एक्सपोर्टिंग you won't be able to import, और अगर आप import stop करते हैं तो आपके exports भी खत्म हो जाएंगे। तो ये करंट जो इशू जो आया है हमें, वो डिपिकल सिर्फ इसीलिए आया है कि we reduce the imports blindly। हमें import के ऊपर चेक लगाना था, लेकिन उसको कैथोलिक चेक नहीं लगाना था। There were a lot of inflows जो आपके एक्सपोर्ट के इंटरमीडिएटरीज थे, जिसने हमें सपोर्ट करना था in two ways, to increase our export as well as to increase our GDP growth। But at this current scenario, I'll just add couple of more lines कि जब इकोनॉमीज डिप्रेशन में होती हैं, रिसेशन की तरफ जाती हैं, तो करंट अकाउंट को स्क्वीज करना उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि करंट अकाउंट को मतलब आपने बजट को स्क्वीज करना है, डेफिसिट को, तो आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कम करनी पड़ेंगी, टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा और जीडीपी ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट जो है कंट्रैक्शनरी की तरफ जाती है बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट वुड बी अनदर chaotic पोजीशन। तो हैविंग प्रिंसिपल्स इन प्लेस, तो इस बजट को जब हम थोड़ा सा बिगर पिक्चर में इन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो इट मेक्स सेंस। But nevertheless, as the Minister Sahab yesterday said, it would not be the only budget for this year. And let's just hope that it would not be the only budget for this year. It has to be reiterated, it has to be readjusted. And let's just hope that COVID may we all would learn to live with it. And inshallah, things would get better. Thank you, Dr. Gibran. I think आपने you have rightly indicated कि जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप की जो है ना इकोनॉमी स्टेबलाइज करंट अकाउंट को। और जाहिर है जब कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि आपकी इनपुट कॉस्ट जब कम नहीं होगी, और इनको इनपुट कॉस्ट के अंदर सबसे इस टाइम मेजर कॉस्ट एनर्जी की है। और वैसे भी एग्जिस्टिंग एनर्जी जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो आई थिंक इस रीजन का में सबसे इस टाइम ज्यादा है, पाकिस्तान का नंबर 1। और नंबर 2, जब मजीद आप सब्सिडीज को कम करेंगे
पावर सेक्टर के अंदर तो आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी। सेकंड, मैडम ने बात की रिगार्डिंग इंपोर्ट माफिया की। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट माफिया के अलावा भी बेशुमार माफियाज एग्जिस्ट करते हैं। आपके सामने डेली ये चीजें एमर्ज होती हैं। तो anybody would like to add any question, comment? सर एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने फ्लोट किया है। जी कि स्टूडेंट का जरूर एड्रेस करवाइए क्वेश्चन को, उनकी एनकरेजमेंट। उस्मान वॉइस मैसेज कीजिए, वॉइस को ओपन कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। माइक ओपन कर दें उस्मान का। Assalamu alaikum. वालेकुम। My name is Usman. I am from Beria University and my question is for you. मैम आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज होंगी, उससे हमारी इकोनॉमी को अच्छा खासा बेनिफिट होगा। ठीक है, इकोनॉमी तक तो ये बात ठीक है, पर देखा जाए तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उन पे तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्राइसेस हमारी डिक्रीज हुई हैं। बस मीडिया पर एक गवर्नमेंट टैक्स बना देना और ये कह देना कि प्राइसेस को चेक किया जा रहा है, तो ऐसा तो हमें ज़ाहिरी तौर पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और यहाँ तक देखा जाए तो आप लोगों ने पेट्रोल की प्राइसेस जो डिक्रीज की हैं, यहाँ तक कि आवाम को अब पेट्रोल भी नायाब हो चुका है, वो तो उनको पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आवाम को तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा। और फिर जब आलमी मार्केट में प्राइसेस दोबारा इंक्रीज होंगी तो फिर यही होगा कि फिर यहाँ से प्राइसेस फिर दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मतलब अगर पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं तो उसको आवाम को भी बेनिफिट होना चाहिए, बेसिक नीड्स की भी प्राइस डिक्रीज होनी चाहिए। जी देखें, इसके लिए ज़रूरी है कि जो आवाम की जो रेगुलेटरी गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो इन पे चेक एंड बैलेंस रखे। हम हमेशा जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ की प्राइस खुद ब खुद बढ़ा दी जाती है, ये कह के कि जी ट्रक्स पे ही तो सारी सप्लाई आती है तो उसके हिसाब से उनको वो बढ़ा देते हैं। अब जब ऑयल की प्राइस भी कम हो गई, आपने देखा होगा कि ये ऑयल भी तेल भी मुल्क से नापैद हो गया। खैर 3 दिन की ये का बहरान था और फिर अब तो अवेलेबल है, बट पीएसओ पे अवेलेबल है। बाकी ये जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हमारे ये हैं ये पेट्रोल पंप्स, अब उनको जब इन लोगों ने पिछली गवर्नमेंट्स ने इनको दिए हुए थे सारे अपने ठेके, तो आज आप उसके हालात देख ही रहे हैं कि किस तरह के हैं। जहां तक ये बात है कि आप कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ, तो आवाम की रिलीफ ही के लिए तो ये सारा इकदाम लिए जा रहे हैं। अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब को यही इत्तला दी गई थी कि आटा और चीनी और बाकी जितने भी अशिया हैं खुर्दोनोश के, उनमें इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने यही कहा है कि इसको आप चेक करें और मुझ तक रिपोर्ट दें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा। थैंक यू। अरूज, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो मिनिस्टर साहबा की कनेक्टिविटी का मसला आ रहा है वहां से, वो एक्चुअली कोयटा के अंदर है। तो इंशाल्लाह ताला उनके नेक्स्ट सेशन में उनको हम लोग इंगेज कर लेंगे। मैडम नौरीन फारूक इब्राहिम साहबा, अरूज, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? जी थैंक यू मैडम फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह रिकमेंडेशंस जो है राइटिंग फॉर्म में आपको देंगे ताकि आपके पास पार्लियामेंट का हमारा जो है वो व्यू भी प्रेजेंट कर सकें। जरूर जी, आई वुड वेरी मच वांट टू हैव दैट जी। थैंक यू। Pleasure is on our side. Thanks for your time and excellent contribution in this post budget session. Thank you.